Dear learners, greetings of the day. Welcome back to my channel English Mentor. I am your English mentor Anil, and today we are going to study error detection based on pronouns. So let us start our topic in detail. So if you look at the very first sentence, unless the director or more members object to him joining the club, we shall have to accept his application for membership. Okay, so if you look at this particular sentence carefully, तो यहाँ पर बी पार्ट के अंदर एरर है। कैसे देखो, ज्वाइनिंग एक हो गया, ज्वाइनिंग आपका जीरेंड है। जीरेंड क्या होता है? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगाते हो और वो एक नाउन की तरह ट्रीट करती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम जीरेंड बोलेंगे। ठीक है, जीरेंड से पहले आपका पजेसिव एडजेक्टिव आता है, ना कि आपका ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो इन्होंने लिखा हुआ है हिम, हिम तो आपका पजेसिव, हिम तो जो है आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। होना क्या चाहिए था? यहाँ पर हिज ज्वाइनिंग आना चाहिए था। तो हिम की जगह पे क्या आना चाहिए था? हिज आना चाहिए था। हिज इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हिज यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव है और जीरन से पहले आपका पजेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए। ठीक है, तो पहले पार्ट के अंदर हिम की जगह पे क्या आना चाहिए था? यहाँ पर हिज आना चाहिए था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। आई वॉज सरप्राइज एंड प्लीज्ड when I was informed of me winning the lottery। देखिए आप, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में भी बी पार्ट में ही एरर है। कैसे? देखो, विनिंग भी क्या है यहाँ पर? विनिंग एक जीरेंड है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आपको। जीरेंड यानी जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगा देते हो और वो एक नाउन की तरह काम करती है, तो वो जीरेंड होता है। जीरेंड से पहले आपका जो प्लेस होता है वो पजेसिव एडजेक्टिव का होता है, और पजेसिव एडजेक्टिव आपका माई होता है। मी तो आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया, तो इसलिए यहां पर आना चाहिए था माई। होना क्या चाहिए था? माई विनिंग होना चाहिए था, करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सेंटेंस नंबर 2 हो गया आपका। सेंटेंस नंबर 3 देखते हैं हम। आर डॉग लुक A dog may look fierce, but that would not bite anyone। देखें, अब जो डॉग है वो क्या हो गया? डॉग एक एनिमल हो गया। ठीक है, जनरली एनिमल को बताने के लिए हम दैट का यूज नहीं बल्कि इट का यूज करते हैं, तो यहां पर दैट की जगह पे इट आ जाना चाहिए था। इट वुड नॉट बाइट एनीवन होना चाहिए था। अब सेंटेंस नंबर 4 पे चलते हैं। नो वन डेयर्स टू चैलेंज डेस्टिनी, इजंट इट। जब आप जब आप क्वेश्चन टैग की बात करते हो और नो वन से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो क्वेश्चन टैग में आपको यूज करना होगा डू दे। डू दे, क्योंकि आपका आप सभी एक एक बंदे की बात कर रहे हो, तो क्वेश्चन टैग में यहाँ पे इजंट इट नहीं आएगा, बल्कि क्या आना चाहिए था? डू दे आएगा। डू दे इज द करेक्ट आंसर। नो वन डेयर्स टू चैलेंज डेस्टिनी, डू दे। डू दे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डू दे इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5। ऑल द डाउट्स आर क्लियर बिटवीन माई फ्रेंड एंड आई। अब आपको पता हो कि प्रेपोजिशन क्या है? बिटवीन है, तो बिटवीन प्रेपोजिशन हो गया। प्रेपोजिशन के बाद आप हमेशा ही ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो यहां पर तो हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज कर लिया आई। होना क्या चाहिए था? यहाँ पे मी होना चाहिए था। ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो इसलिए इंस्टेड ऑफ राइटिंग आई वी हैव टू यूज मी। तो हमें इसका यूज करना पड़ेगा, मी का। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम। द फ्रंट पेज द फ्रंट पेज स्टोरी was about a schoolboy that had hurt himself while saving a child in an accident। देखिए, अब ये जो हो गया आपका स्कूल बॉय तो एक क्या हो गया? एक ह्यूमन बीइंग हो गया, और यहाँ पे दैट की बजाय यहाँ पर क्या आना चाहिए था? हु आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? हु। दैट कहां पर आता है? दैट उस केस में आता है जब या तो सुपरलेटिव डिग्री आप पहले यूज कर लेते हो, द सेम वर्ड यूज कर लेते हो, सच एज यूज कर लेते हो, द सच यूज कर लेते हो, तो उस केस में आपको द लगता है। अदरवाइज जब आप एक ऑर्डिनरी की बात करते हैं तो वहां पर हु का ही केस आएगा, यहाँ पे दैट नहीं लगने वाला है। ठीक है, अब आता है 7 की बात। 7 में अगर मैं बात करता हूं, द लास्ट थिंग दैट द फोन फादर गेव हिज ओनली सन वाज हर ब्लेसिंग। अब देखो, बात तो हम किसकी कर रहे हैं? फादर की कर रहे हैं,
लेकिन हमने यहाँ पर जो यूज किया पजेसिव एडजेक्टिव वो हर यूज कर लिया, जो कि इनकरेक्ट है, क्योंकि फादर के लिए तो हम हिज यूज करने वाले हैं। क्या यूज करने वाले? हिज। तो यहाँ पर हर की जगह क्या आना चाहिए था? हिज ब्लेसिंग आना चाहिए था। तो ये करेक्ट आंसर होगा। सेंटेंस नंबर 8 में अगर मैं बात करता हूं, सेंटेंस नंबर 8 जो रूल है ये डिपेंड करता है, इट इज अबाउट रिलेटिव प्रोनाउन। ये रूल जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन का है। देखिए, इट इज नॉट, इट इज नॉट यू हु इज टू ब्लेम। देखिए, अब हु क्या है? हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन से आगे नाउन या जो प्रोनाउन दिया होता है आप उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। और वर्ब आप हमेशा ही एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज करते हैं। अब यू जो है, यू तो अपने साथ इज नहीं लेता बल्कि आर लेता है, तो इसलिए यहाँ पे ये सेंटेंस हो गया इनकरेक्ट। होना क्या चाहिए था? यहाँ पे आर होना चाहिए था। अब ये सेंटेंस नंबर 8 था। सेंटेंस नंबर 9 पे चलते हैं। वी शेल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। अब देखो, अवेल एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेकर चलती है। किसको लेकर चलती है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेकर चलती है। तो अवेल, अब देखो वी का तो रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा? आर सेल्फ बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? आर सेल्फ बनना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? अवेल के बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा? आर सेल्फ लिखना पड़ेगा। वी शेल अवेल आर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। क्योंकि अवेल एक ऐसी स्पेसिफिक वर्ब है जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेकर चलती है। तो वी का रिफ्लेक्सिव तो आर सेल्फ हो गया, तो इसलिए हमने आर सेल्फ लिखना जरूरी है। सेंटेंस नंबर 10 की अगर मैं बात करूं, पुट यू इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन माई बिजनेस। ठीक है, अब पुट यू नहीं, पुट योर सेल्फ आना चाहिए। यू नहीं आना चाहिए बल्कि क्या आना चाहिए? पुट योर सेल्फ। यहां पर योर सेल्फ आना चाहिए। योर सेल्फ क्या है? योर सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यू का रिफ्लेक्सिव होता है योर सेल्फ। अगर आप एक बंदे की बात करेंगे तो योर सेल्फ हो जाएगा, एक से ज्यादा बंदों की बात करोगे तो योर सेल्व्स हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे एक ही बंदे की बात करें तो इसलिए हमने योर सेल्फ यूज किया है। ठीक है, ये वाला यूज किया है। तो यहाँ पर पुट योर सेल्फ होना चाहिए। मूविंग ऑन, अब हम 11 की बात करते हैं। आइदर ऑफ। देखो, आइदर ऑफ जनरली हम दो के बारे में बात करते हैं। अगर यहाँ पे दो दिया होता है तब भी वो कॉमन है, नहीं दिया तब भी हम इसको मानकर चलते हैं कि दो बंदों की बात कर रहे हैं। देखो, आइदर ऑफ देम हैज टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आइदर जो है यानी दो में से एक की बात कर रहा हूं। जब बात दो में से एक की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर ये जो पजेसिव एडजेक्टिव दिया है, दो में से एक की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर हिज आना चाहिए। अगर कोई स्पेसिफिक जेंडर अगर मेंशन नहीं किया होता तो हम मैस्कुलिन जेंडर को ही प्रेफर करते हैं। तो देयर की जगह पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा? हिज यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आइदर ऑफ देम दो में से एक की बात कर रहे हैं। तो अब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका पजेसिव प्रोनाउन या पजेसिव जो एडजेक्टिव दिया होता है वो भी सिंगुलर ही होना चाहिए। तो वन दोनों में से एक की बात करें तो यहाँ पे हिज आना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं सेंटेंस नंबर 12 की, वी आर प्लीज टू अनाउंस दैट एवरी वन ऑफ अस। यानी एवरी वन ऑफ अस जब हम करते हैं मोर देन टू से ऊपर की बात करते हैं, एवरी वन ऑफ अस यानी हम में से एक एक की बात कर रहा हूं, हैव अर्नड अ गुड नेम। अब देखो, एवरी वन ऑफ अस मतलब हम सभी में से एक एक की बात कर रहा हूं। जब मैं बात ही सिंगुलर की कर रहा हूं तो यहाँ पर हैज नहीं आना चाहिए, बल्कि हैव नहीं, बल्कि यहाँ पर क्या आना चाहिए? आपका हैज आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट था। सेंटेंस नंबर 13 में, हियर इज द बॉय whom I think committed the crime। इस तरह के सेंटेंसेस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। देखो, इस तरह के सेंटेंसेस को समझने के लिए ये इसमें थ्री क्लॉजेस डाल देते हैं। एक तो ये हो गया हियर इज द बॉय, ये फर्स्ट क्लॉज हो गया। ये हो गया आपका सेकंड क्लॉज, मान लो आई थिंक। और थर्ड क्लॉज हो गया आपका कमिटेड द क्राइम। जनरली होता क्या है, हु अपने बाद क्या लेता है? वर्ब लेके चलता है। जब हु के बाद आप कोई सेंटेंस को स्टार्ट करते हो, क्लोज को स्टार्ट करते हो, तो वर्ब लेके चलता है। हुम क्या करता है? हुम जनरली अपने बाद क्या करता है? सब्जेक्ट और उसके बाद फिर आपका वर्ब स्टार्ट, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आप फॉलो करते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ठीक लग रहा होगा, हियर इज द बॉय, बॉय हो गया, हुम के बाद तो सब्जेक्ट वर्ब आ गया। लेकिन ये वाला जो पार्ट होता है सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए होता है। अगर आप इस पर्टिकुलर पार्ट को छोड़ दे एक सेकंड के लिए, आई थिंक को, बाकी सेंटेंस को देखें, हियर इज द बॉय। अब देखो, आई थिंक को छोड़ देते हैं, हुम
कमिट द क्राइम। अब यहाँ पे whom नहीं आना चाहिए बल्कि क्या आना चाहिए, who आना चाहिए। ये जो बीच में क्लोज को डाल देते हैं ना, आई थिंक, ये सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए डाला जाता है। तो इस तरीके से सेंटेंसेस के अंदर आप बीच वाले क्लोज को एक बार साइड करके देखो और फिर मीनिंग को समझो, तब आपको समझ में आएगा। सो नाउ इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, इंस्टेड ऑफ राइटिंग whom वी हैव टू राइट who। यहाँ पे who इज द करेक्ट आंसर। ये जो आई थिंक दिया है ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया है आपको। अब अगर इसको हम छोड़ देते हैं तो ये आगे वर्ब, और वर्ब से पहले आप क्या यूज करते हैं, whom नहीं बल्कि who यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम 14 की। ही टुक हिज यंगर ब्रदर विद हिम। देखो विद हिमसेल्फ आना चाहिए, विद हिम आना चाहिए, हिमसेल्फ नहीं आएगा, हिम आएगा। ठीक है, वो अपने ब्रदर को अपने साथ लेके गया, तो हिम इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करता हूं सेंटेंस नंबर 15 की, द ऑर्गेनाइजेशन इज इन डेट। डेट का मतलब होता है कर्जे में है, एंड हैज बीन अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉइज सैलरीज फॉर द पास्ट 6 मंथ। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, सिंगुलर है, ऑर्गेनाइजेशन तो सिंगुलर होगी। जब आप ऑर्गेनाइजेशन सिंगुलर है तो इसके साथ यूज होने वाला पजेसिव जो एडजेक्टिव है तो वो भी तो सिंगुलर होना चाहिए ना। तो यहाँ पर आपको देयर दिया गया, बल्कि होना क्या चाहिए था, यहाँ पर इट्स होना चाहिए था, क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ऑर्गेनाइजेशन सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए जो पजेसिव एडजेक्टिव यूज करोगे आप, वो भी क्या होना चाहिए, इट्स होना चाहिए, यहाँ पे देयर नहीं आ सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। The company has appointed advisors to help them increase its revenue and improve its financial position। अब ये जो है, कंपनी हैज अपॉइंटेड टू एडवाइजर्स टू हेल्प देम, देम नहीं, कंपनी अपनी हेल्प के लिए कर रही है ना, तो देम की वजह यहाँ पर क्या आना चाहिए, इट आना चाहिए। क्यों, कंपनी ने एडवाइजर को क्या किया, अपॉइंट किया, किसकी हेल्प के लिए, अपनी हेल्प के लिए ना, इट आना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर इट इज द करेक्ट आंसर, ना कि देम आएगा। यहाँ पर होना क्या चाहिए था, the company has appointed advisors to help it increase its revenue and improve its financial position। तो then की जगह पे it आना चाहिए आपका। You cannot change people but you can surely change on। यहाँ पे on नहीं आना चाहिए बल्कि क्या आना चाहिए, yourself। मतलब आप क्या कर सकते हो, आप अपने आप को तो बदल ही सकते हो ना। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम यूज करेंगे, यू का जो रिफ्लेक्सिव होता है योर सेल्फ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑन नहीं बल्कि योर सेल्फ आना चाहिए। सेंटेंस नंबर 18 की अगर मैं बात करता हूं, गवर्नमेंट एंड बिजनेस हाउसेस मस्ट अब्रिज। अब्रिज का मतलब ऐसे होता है रिड्यूस करना, किसी चीज को कम करना, reduce its own energy use and promote conservation to their citizens and employees। ठीक है, देखिए अब बात होगी, गवर्नमेंट एक हो गया, बिजनेस हाउसेस सेकंड नंबर पे हो गया, यानी बात तो हम प्लूरल की कर रहे हैं। दो सब्जेक्ट हो गए हमारे, अब दो सब्जेक्ट हो गए हमारे, तो यहाँ पर इट नहीं आना चाहिए बल्कि क्या आना चाहिए, देर आना चाहिए, क्योंकि आपके सब्जेक्ट प्लूरल है। तो आपका ये जो पजेसिव एडजेक्टिव है ये भी आपका प्लूरल आना चाहिए, तो देर आना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं 19 की। इवन दोस which have no previous work experience have applied for the vacant post। अब दोस्त जनरली अपने साथ क्या लेकर चलता है, हु लेकर चलता है, और वैसे भी हम किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं। और विच जनरली हम नॉन लिविंग के लिए यूज कर लेते हैं, उस केस में यूज करते हैं। विच का जनरली हम ह्यूमन बींग्स के लिए भी कर लेते हैं, लेकिन जब हम कोई चॉइस की बात करते हैं, बहुत लोगों में से एक पर्टिकुलर इंसान की बात करते हैं, तब विच यूज होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर सेंटेंस में दोज हु इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यानी उन लोगों ने भी इस जॉब के लिए अप्लाई किया है जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो यहाँ पर दोज हु, जनरली दोज अपने साथ हु को लेकर चलता है, तो इसलिए यहाँ पर विच की जगह पे हु आ जाना चाहिए। सेंटेंस नंबर 20 में मैं देखूं, ही टॉक्ड ऑन द फोन फॉर आवर्स टुगेदर, हु रियली अनॉयड हिज पेरेंट्स अ लॉट। अब मतलब देखो हु मतलब वो फोन पे बात करता है, ये बात मतलब क्या है, उसके पेरेंट्स को बहुत नाराज करती है, परेशान करती है। अब ये बात है, बात के लिए तो आप विच यूज करेंगे, हु तो पर्सन के लिए यूज करते हो ना। यानी ही टॉक्ड ऑन फोन फॉर आवर्स विच रियली अनॉयड, मतलब ये जो बात है, कौन सी वाली बात, जो फोन फोन करने वाली बात है, ये उनके पेरेंट्स को बहुत ज्यादा अनॉयड करती है, तो विच आना चाहिए। चलो नेक्स्ट करते हैं मूव। इंस्टेड ऑफ फायरिंग द वर्कर्स, द कंपनी डिसाइड टू आस्क देम
टू अवेल वॉलेंट्री रिटायरमेंट। वॉलेंट्री मतलब अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले लो भाई। अब देखो अवेल फिर आ गया, अवेल अपने साथ क्या लेता है, रिफ्लेक्सिव लेके चलता है। अब बात करें एम्प्लॉइज की बात थी तो दे की बात थी तो दैम सेल्फ आना चाहिए। पहले तो वी की बात कर रहे थे हम उस सेंटेंस में तो आर सेल्फ किया था, अब हम क्या कर लेंगे, दैम सेल्फ कर लेंगे, क्योंकि अवेल अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेके चलता है और यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिया नहीं, तो इसलिए यहाँ पर ये सेंटेंस इनकरेक्ट था। यहाँ पे होना क्या चाहिए था, दैन सेल्फ होना चाहिए था, टू अवेल दैन सेल्फ। अगर बात करता 22 की, टू ब्रदर्स शाउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक। अब देखो दो होते हैं आपके, एक तो होता है ईच अदर और एक होता है वन अनदर, वन अनदर, ठीक है। जब आप मतलब क्या करते हो, दो बंदों की बात करते हैं तो उसको तो बोलते हैं, इसके लिए जब दो इंसानों की बात करेंगे, दो इंसानों की बात करेंगे तो हम यूज करेंगे ईच अदर, बिटवीन टू। मतलब जब आप दो लोगों की बात करते हैं तो वहां पर आप यूज करते हो ईच अदर। लेकिन जब आप दो से ज्यादा की बात करते हो, मोर देन टू की बात करते हैं, तो वहां पर हम यूज कर लेते हैं, वहां पर हम यूज कर लेते हैं वन अनदर, ठीक है। अब देखो सेंटेंस तो है द टू ब्रदर्स की बात कर रहे हैं, बात तो दो बंदों की बात कर रहे हैं, तो दो के लिए तो हम वन अनदर यूज नहीं करते बल्कि क्या करते हैं, ईच अदर यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस में हमें क्या एरर है, वन अनदर की जगह पे हमें किसको रिप्लेस करना पड़ेगा, ईच अदर को रिप्लेस करना होगा, ठीक है। अब तो सेंटेंस नंबर 23 पे चलते हैं। वी मस्ट इनरिच आवर डाइट विद विटामिन्स मिनरल्स इन ऑर्डर टू कीप वन सेल्फ फिट। देखो बात तो हम वी की कर रहे हैं, वन सेल्फ थोड़ी हो सकता है, हम अपने आप को फिट करने की बात करेंगे ना। तो यहां पे क्या होना चाहिए था, आर सेल्स फिट, क्योंकि देखो वी की बात करें तो वन सेल्फ थोड़ी हो सकता है, रिफ्लेक्सिव तो आर सेल्फ होना चाहिए। सेंटेंस नंबर 24, मिसेस शर्मा बीइंग अ गुड टीचर शी इज सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। अब देखो इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर जब हमने नाउन को मेंशन कर दिया है, जब हमने नाउन को मेंशन कर दिया है, प्रोनाउन कब यूज करते हैं हम, नाउन को रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में हमने नाउन को यूज कर रखा है तो प्रोनाउन का रिक्वायर्ड है ही नहीं, तो यहाँ पे शी हट जाएगा। होना क्या चाहिए था, मिसेस शर्मा बीइंग अ गुड टीचर इज सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन एक साथ नहीं आ सकते हैं, ठीक है। प्रोनाउन कब आता है, जब नाउन को रिप्लेस करना होता है। इस सेंटेंस में ऑलरेडी नाउन दिया हुआ है तो शी इज अनवांटेड। सेंटेंस नंबर 25 की अगर मैं बात करता हूं, द पुअर वुमेन पॉइजनड हर एंड हर ओन चिल्ड्रन। अब पॉइजन भी एक ऐसा वर्ब है, जैसे अवेल था तो ये अपने साथ रिफ्लेक्सिव लेता है, और ऑब्वियसली बात है वुमेन है, हर है, तो इसका हर नहीं होकर बल्कि क्या होना चाहिए, हर सेल्फ होना चाहिए। बस फेमिनाइन जेंडर है तो यहाँ पर हर सेल्फ होना चाहिए। द पुअर वुमेन पॉइजन हर सेल्फ, पॉइजन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे, क्योंकि ये फेमिनाइन जेंडर है तो हर सेल्फ आना चाहिए। ओके, तो हर की जगह क्या हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा। तो लास्ट स्लाइड पे आ गए हम अभी। इट वॉज इन 2006 दैट आई फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखो मतलब ये 2006 की बात है जब मैं यूनाइटेड स्टेट्स के लिए गया था, यानी फ्लाइट ली थी मैंने। तो यहाँ पे दैट का क्या है, दैट का तो मतलब मैं तो बात जब की कर रहा हूं ना, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वैन होना चाहिए। दैट नहीं आएगा क्योंकि टाइम बताने के लिए आप वैन का यूज करते हैं ना कि दैट का। आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज एज अ बास्केटबॉल हिट माई विंडो। अब जनरली क्या है देखो, अब यहां पर भी मैं क्या कर रहा था, मैं ड्राइविंग कर रहा था, ब्रिज के नीचे से जा रहा था, और तभी क्या हुआ, वेन अ बास्केट। अब यहां पर बताने के लिए एज नहीं, यहां पर वेन अ बास्केट हिट माई विंडो, तो ये भी टाइम बता रहा है उस वक्त, यानी जब मैं मतलब उस वक्त मेरी कार के बास्केट आकर लगती है। तो यहाँ पर भी एज नहीं बल्कि वैन आना चाहिए, क्योंकि टाइम को बता रहे हो कहीं ना कहीं आप। तो ये सेंटेंस नंबर 27 हो गया। और 28 की मैं बात करता हूं तो यहां पर देखो, ये सेंटेंस बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, इसमें कई बार ऐसे एरर आता है। देखो मैनी अ कैंडिडेट, अब बहुत सारे बच्चे क्या देखते हैं, मैनी, मैनी क्या है, एक डिटरमिनर्स है, तो इसको ध्यान में रखकर हम देखते हो मैनी आ गया, मैनी तो अपने साथ प्लूरल लेके चलता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, इससे पहले आर्टिकल भी दिया गया है ना, मैनी अ कैंडिडेट्स नहीं होता, मैनी अ कैंडिडेट होता है, क्योंकि आर्टिकल अ है तो बाद वाला नाउन भी आपका क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए।
अब आपके दिमाग में आएगा मैनी दिया हुआ है, ये तो सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया गया है। मैनी आ कैंडिडेट होता है, कैंडिडेट्स नहीं होगा पहली बात तो। मैनी आ कैंडिडेट, मैनी अ कैंडिडेट, और इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, क्योंकि कैंडिडेट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए आपकी। यहाँ पर होना क्या चाहिए था, मैनी अ कैंडिडेट हैज पास्ड। अब इस सेंटेंस को ऐसे भी दे सकते थे हम, देखो अब यहाँ तो हमने हैज यूज किया है, अगर इसी सेंटेंस को मैं अगर ऐसे दे देता, देखें, अ ग्रेट मैनी, अ ग्रेट मैनी, मान लो मैंने कह दिया ए ग्रेट मैनी कैंडिडेट, अ ग्रेट मैनी कैंडिडेट। अब मुझे बताना पड़ेगा आपको लोगों को, देखो इस सेंटेंस में एरर क्या हुआ, इस लाइन में एरर क्या है, देखो ए ग्रेट मैनी। अब मैनी क्या है, डिटर्मिनर है, ठीक है, और कैंडिडेट आपका नाउन हो गया, लेकिन मैनी तो अपने साथ प्लूरल लेके चलता है, तो यहाँ पे कैंडिडेट ना होकर कैंडिडेट्स होना चाहिए, ठीक है। क्यों यहाँ पर कैंडिडेट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल अ लिखा हुआ है, और आर्टिकल अ तो सिंगुलर लेके चलता है, तो इसलिए कैंडिडेट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम तो सिंगुलर मान के चले तो वर्ब आपकी हैज होनी चाहिए, ठीक है, तो हैज होनी चाहिए। लेकिन अगर इस सेंटेंस को बोलूं अ ग्रेट मैनी कैंडिडेट्स, अब यहाँ पर हैज नहीं आएगा बल्कि हैव आएगा, क्योंकि मैनी कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हैव आना चाहिए, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपको ध्यान ध्यान से करना होगा, राइट। तो अभी सेंटेंस को फिर मैं एक बार रिवाइज करता हूं, मैनी ए कैंडिडेट, कैंडिडेट सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर हम इसको सिंगुलर ट्रीट कर लेंगे, क्योंकि आर्टिकल अ दिया है, तो यहाँ पर हैव नहीं बल्कि हैज आना चाहिए। 29 की अगर मैं बात करूं, इट इज मी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज। अब देखो जब कोई सेंटेंस आपका इट इज फ्रेज के साथ स्टार्ट होता है, इट इज के साथ, तो जनरली तो हम वर्ब के साथ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लेके चलते हैं, लेकिन जब कोई सेंटेंस आपका इट इज के साथ स्टार्ट होता है तो वो हमेशा अपने साथ सब्जेक्टिव प्रोनाउन लेके चलता है। क्या लेकर चलता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन लेके चलता है। और यहाँ पर हमें देखो इट इज मी तो ऑब्जेक्टिव दिया गया है, लेकिन यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो गया, होना क्या चाहिए था, इट इज आई होना चाहिए था, क्योंकि इट इज अपने साथ सब्जेक्टिव प्रोनाउन को लेकर चलता है। जब कभी आपका कोई सेंटेंस इट इज के साथ स्टार्ट होता है तो उसके साथ हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखते हैं, सो इट इज आई, ठीक है। अब देखो हु क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है, हु क्या हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन, हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आगे वाला जो नाउन या प्रोनाउन दिया होता है उसको हम एंटीसीडेंट बोल देते हैं, ठीक है। अब हमारा एंटीसीडेंट क्या है, यहाँ पर एंटीसीडेंट हमारा आई है। वर्ब हमने यहाँ पे इज यूज की गई है, आई के साथ तो हम क्या यूज करते हैं, एम यूज करते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था, इट इज, देखो ऐसे होना चाहिए था, इट इज आई हु एम, ठीक है, क्योंकि हु क्या हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, उससे पहले एंटीसीडेंट आई आ गया आपका, और यहां पर एम लगना चाहिए था। क्लियर, चलो नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। लास्ट सेंटेंस है, आई वंडर व्हाई ही इज टिंकरिंग विद द वायर। टिंकरिंग का मतलब छेड़खानी करना हो गया। ही माइट गेट अ शॉक। अगर हम सेंटेंस को ध्यान से देखें तो हमने यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब यूज किया है पहले। जब आप हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हो तो इंटेरोगेटिव क्वेश्चन होता है, जनरली हम उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। लेकिन अभी सेंटेंस को ध्यान से देखें, हम हेल्पिंग वर्ब को तो आगे ले आए, लेकिन हमने बाद में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है, ठीक है। तो अब इस सेंटेंस को हमें क्या बनाना पड़ेगा, अफर्मेटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये सेंटेंस ऐसे बनना चाहिए, व्हाई ही इज टिंकरिंग विद द वायर, जो भी आगे सेंटेंस है, क्योंकि पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं है तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। अगर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब आपका पहले नहीं आएगा बल्कि सब्जेक्ट के बाद में आपको यूज करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए था व्हाई ही इज टिंकरिंग विद द वायर। So this is all about from this particular worksheet. I try to just simplify all those rules. I truly believe you have understood. Okay, so tomorrow I'll come with another exercise. Till then, bye bye, take care. But don't forget to subscribe to my channel, like, share, comment. Bye bye, take care.